इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट अब अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है, जिसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूएनएससी और ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इमरजेंसी मीटिंग्स भी कंडक्ट करी हैं ताकि शायद इस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ पाए। लेकिन यूएनएससी मीटिंग के बाद भी कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन निकल कर नहीं आ पाया है और इसके बाद इजराइल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सिचुएशन को सुधारने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगे। दोस्तों, स्टेटमेंट के बाद से गाजा स्ट्रिप में एक बार फिर वॉर प्लेन्स देखे जा सकते हैं और बॉम्बिंग्स और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह समस्या एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब तक दोनों तरफ मारे गए लोगों में 50 से ज्यादा बच्चों के होने का दावा इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें ओआईसी में हुई मीटिंग की, तो कई सारे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स की चर्चा जोर पकड़ रही है। इसमें टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया स्टेटमेंट सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें यह कहा गया कि करंट क्राइसिस का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है और हमें पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में एक प्रोटेक्शन फोर्स भी भेजनी चाहिए। इसके अलावा सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फराह अल सऊद ने कहा कि एक ग्लोबल एक्शन की जरूरत है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। लेकिन कुछ गल्फ स्टेट जिन्होंने इजराइल के साथ पिछले कुछ सालों में ट्रीटीज साइन कर डिप्लोमेटिक रिलेशंस चालू किए हैं, उन्होंने कंपैरेटिवली लेस एग्रेसिव स्टैंस लेते हुए सीज फायर की बात करी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैलेस्टीन के एलाइज और सपोर्टर्स के बारे में और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड में पैलेस्टीन के सपोर्टर्स की ये अलग अलग पोजीशंस क्यों हैं। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1988 में पैलेस्टीनियन कॉज को रिप्रेजेंट करने वाले अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, जिसके बाद 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत पैलेस्टीन अथॉरिटी का जन्म हुआ, जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की रिकॉग्नाइज्ड गवर्निंग बॉडी है। इसके बाद से पीएलओ ने दुनिया भर में अपने डिप्लोमेटिक मिशन स्टैब्लिश करने चालू कर दिए, जिसके बाद से लेकर आज तक पैलेस्टीन के सपोर्ट में 138 यूएन मेंबर स्टेट्स ने उसे एक सेपरेट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और अरब लीग के सारे मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अफ्रीका के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कैमरून और एरिट्रिया पैलेस्टीन के स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। साउथ अमेरिका के भी कुछ देशों को छोड़कर बाकी के सारे देशों ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है। जिन्होंने पैलेस्टीन के स्टेटहुड को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया वो लार्जली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनमें यूएसए, कनाडा, यूके और बाकी के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यूएस और यूके जैसे देश पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं, भले ही उसको एक स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। 2011 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने यूएन में अपनी मेंबरशिप को लेकर भी एफर्ट चालू किए, जिसे पैलेस्टीन 194 कैंपेन कहा गया। लेकिन यूएनएससी में यूएसए के वीटो की वजह से यह आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है। तो ये था पैलेस्टीन की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करने वाले देशों की और जानते हैं कि ये सपोर्ट इंटरनेशनल एरिना में किस तरह से हो रहा है। पैलेस्टीन के सपोर्टर्स को हम लार्जली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो देश जो इजराइल के क्रिएशन को ही इलीगल मानते हैं और उसे एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते और मांग करते हैं एक पैलेस्टीनियन स्टेट की। इस कैटेगरी में अरब लीग और वेस्ट एशिया के लगभग सारे देश हैं एक्सेप्ट इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। वेस्ट एशिया के बाहर नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और बाकी की मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और पैलेस्टीन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। इन देशों के बारे में हम आगे चल के डिटेल में भी बात करेंगे। दूसरे कैटेगरी में वो देश आते हैं जो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक मिडिल ग्राउंड की बात करते हैं, पर फिर भी आज हो रहे वायलेंस के लिए वो जिम्मेदार मेनली इजराइल को मानते हैं और ये क्लेम करते हैं कि इजराइल एक पावरफुल देश है जो कमजोर पैलेस्टीनियंस को ऑपरेस कर रहा है। इस कैटेगरी में इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, यूएई, बहरीन जैसे देश आते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि इन देशों की फॉरेन पॉलिसीज में थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुई ओआईसी मीट में टर्की काफी ज्यादा एग्रेसिवली पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब टर्की ने सबसे पहले इजराइल के क्रिएशन को रिकॉग्नाइज किया था।
वही यूएई जिसने रिसेंटली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं, वो इस मुद्दे में काफी सॉफ्ट पोजीशन लेते हुए दिखा और सीज फायर की बात कर रहा है। इजिप्ट की बात करें तो वो पैलेस्टीन को तो सपोर्ट करता है, लेकिन हमास के लिए काफी क्रिटिकल है, क्योंकि हमास को इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड की सिंपैथी है जो इजिप्ट की पॉलिसीज के लिए खतरा है। और ऊपर से इजिप्ट ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन कर लिए हैं जो यूएस के सपोर्ट और फाइनेंशियल एड से हुआ है। तीसरी कैटेगरी में वो कंट्रीज हैं जो दोनों स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन एक न्यूट्रल पोजीशन क्लेम करते हुए इजराइल और पैलेस्टीन अग्रेशन में दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस कैटेगरी में दुनिया के वो देश आते हैं जिनकी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजन दुनिया के 60% ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करता है। लेकिन इजराइल के वर्ल्ड पावर की तरह राइज और उसके यूएस के सपोर्ट की वजह से ये देश इजराइल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये वो देश हैं जो पैलेस्टीनियन कॉज वेस्ट एशिया में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इजराइल के साथ फ्रेंडशिप को केयरफुली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा इंडिया खुद है। वैसे तो इंडिया 1992 के पहले पैलेस्टीनियन कॉज को काफी एग्रेसिवली सपोर्ट करता था और आज भी करता है, लेकिन 92 में इंडिया इजराइल के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश होने के बाद से इजराइल हमारा वन ऑफ द टॉप आर्म्स ट्रेड पार्टनर बन गया है। यही कारण है कि 16 मई को इंडिया के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट भी किया, लेकिन हमास के रॉकेट अटैक्स की आलोचना भी करी और इजराइल के अटैक्स को रिटेलिटरी मेजर बताया। और साथ ही साथ क्योंकि इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सालों से झेल रहा है और इसीलिए शायद हमास की आलोचना करना जरूरी और सही भी था। हम चाइना को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। चाइना दोनों साइड से पीस टॉक रिज्यूम करने की बात करता है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह पीसफुली एग्जिस्ट करें। चाइना ने रिसेंट यूएनएससी मीट के इनकॉन्क्लूसिव आउटकम की आलोचना करते हुए कहा कि यूएस का वीटो इस प्रॉब्लम की जड़ है और यूएस को जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। चाइना के साथ इस कैटेगरी में रशिया को भी रखा जा सकता है, जो पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश में है और उसने भी इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने की बात करी है। हालांकि रशिया सीरिया का बहुत स्ट्रांग एलाई है, जिसके इजराइल के साथ रिलेशंस काफी खराब है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया इस मुद्दे पर एक केयरफुल बैलेंसिंग और मॉडरेट स्टैंड अडॉप्ट कर रहा है। चौथी और आखिरी कैटेगरी में वो देश हैं जो मेनली इजराइल को सपोर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का अंत बायलैटरल होना चाहिए और इजराइल पैलेस्टीन जिस भी डिसीजन पे पहुंचेंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट देश है यूएसए, जो इजराइल को आर्म सपोर्ट देता है और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई है। पर पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सिंपैथी की वजह से वो पैलेस्टीनियन कॉज को कंप्लीटली निग्लेक्ट भी नहीं कर पाता और इजराइल पैलेस्टीन बायलैटरल सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। यूएस के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसका इतिहास इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रूट से रिलेटेड है। यूके ने 2011 में पैलेस्टीन की यूएन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की तरह रिकॉग्निशन की बात करी थी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसके 9 स्टेट्स पैलेस्टीन को एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और ईयू के पैलेस्टीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1975 में ही स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन मेजॉरिटी ईयू स्टेट्स अभी भी पैलेस्टीन के स्टेटहुड को लेकर सपोर्टिव नहीं है। इसके अलावा ईयू पैलेस्टीन को सबसे ज्यादा फॉरेन एड देने वाला ऑर्गेनाइजेशन भी है। रिसेंट टाइम्स में ईयू के कंट्रीज जैसे फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, इटली एक्सेट्रा के पार्लियामेंट्स ने पैलेस्टीन को एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए रेजोल्यूशंस भी पास किए हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट्स ने अभी तक ये काम नहीं किया है। दोस्तों, ये था एक लार्ज ओवरव्यू दुनिया भर के देशों का जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं उन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जो पैलेस्टीन के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और जानते हैं उनके सपोर्ट के निटी ग्रिटीज को। पहला देश है सीरिया। सीरियन गवर्नमेंट अभी भी पैलेस्टीन को एग्रेसिवली डिफेंड और सपोर्ट करती है और इजराइल के प्रति काफी हॉस्टाइल है। सीरिया का अलायंस ईरान के साथ काफी स्ट्रांग है, जो इस रीजन में शायद इजराइल का सबसे बड़ा राइवल है। सीरिया की इजराइल के साथ राइवलरी का एक मेन रीजन गोलान हाइट्स की टेरिटरी है, जिसे इजराइल ने 1967 में कैप्चर कर लिया था। इसके बाद आता है ईरान। दोस्तों, ईरान उन कुछ चंद देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद फंडामेंटलिस्ट लीडर खमीनी का राइज हुआ और रिलीजन का पॉलिटिक्स में रोल काफी बढ़ गया, जिसके चलते ईरान ने अपनी इजरायली रिकॉग्निशन को वापस ले लिया और पैलेस्टीन का मेजर सपोर्टर बन गया। ईरान मानता है कि इजराइल एक फंडामेंटली इललेजिटिमेट देश है और इसलिए वो पैलेस्टीन के हार्डलाइन और एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स की तरफदारी भी करता है। यही कारण है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया की फंडिंग का एक मेजर सोर्स रहा है,
जिन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और इसी वजह से इसराइल ईरान को एक डायरेक्ट और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। लेबनान दोस्तों, लेबनान हिजबुल्लाह का घर है, जो एक एंटी इजराइल शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और इसकी मेजर फंडिंग ईरान करता है। हिजबुल्लाह लेबनीज पॉलिटिक्स में एक मेजर फोर्स है और इसलिए लेबनान की पॉलिटिक्स हिजबुल्लाह की पॉलिटिक्स से काफी हद तक डिटरमाइन होती है। इसके अलावा लेबनान का इजराइल के खिलाफ पोजीशन और पैलेस्टीन का हार्डकोर सपोर्ट 1986 और 2006 में हुए 2 लेबनान वॉर्स की वजह से भी है। जॉर्डन, ये देश इजराइल का ईस्टर्न नेबर है और इजिप्ट के बाद अरब लीग का ये दूसरा देश हुआ है जिसने इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। जॉर्डन में पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की शायद लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को फुल सिटीजनशिप राइट्स भी मिले हैं, लेकिन रियलिटी में कई सारे रेफ्यूजीज काफी खराब कंडीशन में भी रहते हैं। टर्की, ये देश भी ईरान की तरह इजराइल का एक क्लोज एलाई है, लेकिन जब से टर्की में सेक्युलर केमल आइडियोलॉजी का डिक्लाइन हुआ और एर्दोगान की कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का राइज हुआ, तब से टर्की और इजराइल के रिलेशंस बनते बिगड़ते रहे हैं। इसी वजह से टर्की काफी तेजी से प्रो पैलेस्टीनियन स्टैंड लेते हुए दिखा है और एर्दोगान खुद को ओआईसी में पैलेस्टीनियन कॉज के चैंपियन की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, सऊदी किंगडम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करता रहा है और एक अरब लीग लेड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है रादर देन इजरायली पैलेस्टीनियन बायलैटरल नेगोशिएशंस। वैसे तो सऊदी अरेबिया ने अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों का ईरान के साथ म्यूचुअल राइवलरी और सऊदी की यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस ने पिछले कुछ सालों में सऊदी की हार्डकोर पोजीशन ऑन पैलेस्टीन को सॉफ्टन किया है और शायद फ्यूचर में इजराइल सऊदी रिलेशंस में कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं। ये इस बात का कारण भी है कि सऊदी से आने वाले हमास के लिए फंडिंग भी धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि पैलेस्टीन में ईरान का इन्फ्लुएंस 2007 के बाद से बढ़ता चला गया है, लेकिन सऊदी पूरी तरह से पैलेस्टीनियन कॉजेस को गिव अप कर देगा, इसके चांसेस कम है। अगर इस पूरी डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो ये बात समझी जा सकती है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जो पैलेस्टीन के कॉज को बिल्कुल भी सपोर्ट या उसके लेजिटिमेट डिमांड्स को नहीं मानता हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सबका सपोर्ट अलग अलग तरीके से है। इवन इजराइल, जिसके साथ पैलेस्टीन का मेन कॉन्फ्लिक्ट है, उसने भी 2007 में हुए एनापोलिस कॉन्फ्रेंस के बाद से पीस नेगोशिएशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पैलेस्टीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी काम किया है। इसके अलावा कतर से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड को भी नेतन्याहू ने अलाउ किया था इस शर्त पर कि उसका स्ट्रिक्ट सुपरविजन और स्क्रूटनी होगी ताकि वो मिलिटराइजेशन के लिए यूज ना हो। खैर, इन देशों के सपोर्ट में जो अंतर देखने को मिलते हैं उसका मेन रीजन है इजराइल का एक मेजर पावर की तरह राइज करना, यूएस का इजराइल को सपोर्ट, हमास का वायलेंट मेथड्स का यूज करना और कोल्ड वॉर के बाद चेंजिंग ग्लोबल रीजनल जियोपॉलिटिक्स, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों ने आइडियोलॉजिकल पोजीशंस को गिव अप कर रियल पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।